अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ बहुत ही अहम टॉपिक के साथ। जी, जैसा कि आप जानते हैं हमने शुरू किया क्लास 12th मैथमेटिक्स यूनिट 7। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, तो जो कि नहायत ही ईजी और इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह इस एक लेक्चर के अंदर ही आपकी 7.4 कंप्लीट होगी। आइए चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपने एक्सरसाइज की तरफ। 7.4 एक्सरसाइज 7.4, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, चेक आंसर दैट ईच ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। पहले तो आप स्टेटमेंट को समझिए कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। स्टेटमेंट ये कह रही है कि आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है और बी क्रॉस ए फाइंड करना है। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि ए या बी इन दोनों में से कौन सा इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है और कौन सा नहीं। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है? परपेंडिकुलर की कंडीशन आपने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ी थी कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाए तो वो परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है जी। तो आज चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा है, ए वेक्टर दिया गया है और बी वेक्टर हमें दिया गया है। ठीक है जी। तो इसको सोल्यूशन की तरफ चले। हमारे पास है ए क्रॉस बी, पहले हम फाइंड करेंगे। ठीक है जी। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में करेंगे। ऊपर पहले आई जे के यूनिट वेक्टर लिखेंगे, फिर नीचे हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू यानी कि आई के साथ जो है आई के नीचे वाले लिखेंगे। आई के साथ इधर 2 है तो आई के नीचे 2 लिखा। जे के साथ इधर 1 है तो जे के नीचे 1 लिखा। के के साथ -1 है तो के के नीचे -1 लिखा। आगे ए क्रॉस बी है। इसी तरह हमने बी की वैल्यू लिखी, आई के साथ 1 है और जे के साथ -1 और के साथ 1 है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हम करते हैं इसको एक्सपैंड। एक्सपैंड हमने किससे किया? एक्सपैंड बाय और 1। हमने रो को एक्सपैंड किया। उसका क्या तरीक़ेकार है? आपने इंटर पार्ट 1 में यूनिट 3 के अंदर भी इसका अपने मेथड पढ़ा हुआ एक्सपैंड करने का। तो तरीका क्या होता है? अगर आपने रो से एक्सपैंड करना है तो फर्स्ट एलिमेंट लिखा। अब जो एलिमेंट आपने लिखा है उसी की रो को और उसी के कॉलम को छोड़ देना है। ठीक है जी। ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया। बाकी जो 4 बचे हैं उनका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जैसा कि 2/2 का करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 1 ज़ा 1, फिर अपने माइनस लगाना है, फिर 1 1 ज़ा 1, ये -1 +1 आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट हमने क्या करना है? सेकंड एलिमेंट जब लेना है तो बाहर माइनस लगाना है। माइनस ये आ गया। अब हमने क्या करना है? सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ना है। बाकी आपके पास ये 4 बचेंगे तो 2 1 ज़ा 2 माइनस लगेगा फिर नेक्स्ट, और 1 1 ज़ा -1, वो माइनस और जो माइनस हमने लगाया -1 इसका हो जाएगा +1। सेम टू सेम हमारे पास अब प्लस के आ जाएगा और ये कॉलम और ऊपर फर्स्ट रो छोड़ देंगे तो 2 1 ज़ा -2, फिर माइनस लगेगा और 1 1 ज़ा -1। तो यहाँ पे 1 -1 0 आई हो गया, 2 + 1 -3 जी हो गया, -2 -1 -3 के। ओके, ये क्रस भी आ गया। इसी तरह हमने बी क्रस ए फाइंड कर लेना। अब फ़र्क क्या हुआ है? सिर्फ ये बी वाली वैल्यू ऊपर चली गई और ए की वैल्यू नीचे आ गई है। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे बी की वैल्यू लिखनी है फिर ए की। इसी तरह इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास इस तरह का ये सोल्यूशन आ जाएगा। अब सिर्फ फ़र्क क्या होगा? ए क्रस बी और बी क्रस ए में कि डायरेक्शन चेंज होने से आपके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। जो यानी कि माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। ओके, ये ए क्रस बी और बी क्रस ए आ गया। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी कंडीशन की तरफ, प्रूव करने के ये परपेंडिकुलर भी हैं या नहीं। ठीक है जी। उसके लिए हम क्या करेंगे? ए वेक्टर का पहले ए क्रॉस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ए वेक्टर लिखा, डॉट ए क्रॉस बी का जो हमारे पास आंसर है वो लिखा। ओके। नेक्स्ट हमने क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई और जे वाले को जे वाले से और के वाले को के वाले से। अब आई वाला जब आई वाले से मल्टीप्लाई होगा 2 0 से मल्टी 0 हो जाएगा। जे वाला जे से मल्टीप्लाई -3 1 सा -3 और के वाला -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा 3 1 सा 3, 3 -3 भी क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ए और ए क्रॉस बी का डॉट 0 आ गया तो ए परपेंडिकुलर टू होगा किसके? ए क्रॉस बी के। सिमिलरली बी परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी के। आप चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लेते हैं हम। बी डॉट ए क्रॉस बी, बी की वैल्यू लिखी, डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू लिख ली हमने। अब आई वाला जब आई वाले से मल्टीपल होगा 0 आ जाएगा। जे वाला जे वाले से होगा 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा और के वाला -3 1 ज़ा 3 -3। तो ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया 0 के इक्वल। सिमिलरली अब ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। आप ए और बी को बी क्रॉस ए के साथ भी इसी तरह प्रूफ कर सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर हैं या नहीं। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिया है। आपने नेक्स्ट पार्ट को खुद ट्राई करना है, इंशाल्लाह हो जाएंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं, जो ना हुआ आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।
अब चलते हैं बात कर लेते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड यूनिट वेक्टर एंड आल्सो फाइंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। एक तो हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और दूसरा हमने फाइंड करना है साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर क्या है और साइन ऑफ एंगल क्या है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आपने 7.1 एक्सरसाइज की होगी। 7.2 में यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आपके पास वेक्टर होना चाहिए और वेक्टर की मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, तो यूनिट वेक्टर आ जाता है इजीली। ठीक है जी। इसी तरह साइन एंगल फाइंड करने के साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी। ठीक है जी। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड और ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड, ये हम साथ साथ देखेंगे। हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा है, ए वेक्टर दिया गया और बी वेक्टर दिया गया है। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करने हैं, जिस तरह के हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। आई जे के लिखा, ऊपर ए की वैल्यू लिखेंगे पहले और फिर बी की वैल्यू। ठीक है जी। अब इसको एक्सपेंड करेंगे। आई लिखा हमने, यही कॉलम और ये रो छोड़ा, तो 6 1 जा 6, माइनस लगाएंगे, फिर 3 3 जा 9, ये -9 और जो माइनस हमने लगाना था डिटर्मिनेंट का -1 +9 हो गया। ओके। इसके बाद माइनस जे लिखा, तो ये रो कॉलम छोड़ेंगे, तो 2 1 जा -2, फिर माइनस लगेगा तो 3 4 जा -12, वो माइनस जो पहले हमने लगाना था, और ये -12 +12 हो गया। ओके। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस के, तो ये छोड़ेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 2 3 जा 6, माइनस लगेगा यहाँ पे, तो 6 4 जा -24, वो माइनस और जो हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट का लगाना था -1 +24 हो गया। ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हो गया, 6 + 9 15 आई, -2 + 10 12 करेंगे तो 10 आएगा प्लस का, लेकिन माइनस से -10 जी हो जाएगा। 6 + 24 30 के। अब हम फाइंड कर लेते हैं ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड, आई वाले का स्केयर प्लस जे वाली वैल्यू का स्केयर प्लस के वाली वैल्यू का स्केयर। ओके। 15 का स्केयर 225, 10 का स्केयर 100, 30 का स्केयर 900। ओके। इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 1225, इसका स्केयर रूट आ जाएगा 35। ओके। नेक्स्ट हमारे पास, अब हमने ए की मैग्नीट्यूड भी अलग फाइंड करनी है। ए की मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर हमें ये दिया गया ऊपर, 2 का स्केयर प्लस -6 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर, तो 2 का स्केयर 4, -6 का स्केयर 36, -3 का स्केयर 9, इन तीनों को ऐड करेंगे 49, 14 का स्केयर रूट 7 आ गया। ओके। नेक्स्ट हमारे पास इसकी बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो बी की मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई वाले का कोएफिशिएंट का स्केयर 4 का स्केयर आ जाएगा, प्लस फिर 3 का स्केयर, फिर -1 का स्केयर, तो 4 का स्केयर आ जाएगा 16, 3 का स्केयर आ गया 9 और -1 का स्केयर 1। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट स्केयर रूट यानी कि 26। ये आगे बी की मैग्नीट्यूड। अब हम फाइंड कर लेते हैं जो उसने दो चीज़ें कही, क्या क्या फाइंड करने को कहा, यूनिट वेक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल। इन दोनों का फार्मूला हम यूज़ करके इन दोनों चीज़ को फाइंड कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर आपको मैंने कहा था, जैसा कि अपने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर किया हुआ है, कि ऊपर वेक्टर होगा, नीचे उसकी मैग्नीट्यूड। आप कोशिश करिएगा ये वेक्टर का जब भी आपने वर्ड लिखना है तो ऊपर एरो लगा देंगे तो बेहतर होगा। ठीक है जी। ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, ऊपर ए क्रॉस बी का आंसर आ गया, नीचे ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड की थी वो यूज़ की। अब ऊपर से 5 कॉमन आ रहा है, सामने से 5 कॉमन निकाला और 35 को हमने 5 से कैंसिल किया, तो यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये 7 को मैंने सबके नीचे अलग अलग कर दिया, ये आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर। ओके। नेक्स्ट हमने साइन थीटा फाइंड करना, तो होगा ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ओवर ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड 35 आई है, ए की मैग्नीट्यूड 7 आई है, बी की मैग्नीट्यूड 26 आई है। तो यहाँ पे 7 से इसको 35 को कैंसिल कर देंगे, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। ओके। तो ये हमारे पास साइन थीटा का आंसर आ जाएगा 5/20 ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। नहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इसको जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। हमारे पास है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी। एरिया फाइंड करना है हमने ट्राइंगल का। उसके लिए आपके पास 3 पॉइंट दिए गए हैं, वर्टिसेस दिए गए हैं, आपने इनका क्या फाइंड करना है, पहले पोजीशन वेक्टर पी क्यू फाइंड करना है आपने। पी क्यू फाइंड करने के लिए ओ क्यू माइनस ओ पी, जैसे कि आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया, वो पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का तरीका कर वही है, ओ क्यू माइनस ओ पी। पहले ओ क्यू की वैल्यू, फिर हमने ओ पी की वैल्यू, आई वाले में से आई वाले को माइनस किया, जे वाले को जे वाले में से और के वाले को के वाले में से। तो हमारे पास सिंपल यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 0 है, तो यही वेक्टर हमारे पास पी क्यू का आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने फाइंड करना है पी आर, वो होगा ओ आर माइनस ओ पी। ओ आर यानी कि ये आर हमारे पास, इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखा है, माइनस ओ पी, इसको भी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। इनको माइनस किया तो हमारे पास ये पी आर का आंसर आ गया। ओके। अब हमने फाइंड करना है पी क्यू क्रॉस पी आर।
ऊपर आई जे के लिखेंगे यूनिट वेक्टर, पहले पी क्यू की वैल्यू लिखेंगे, ये जो हमारे पास आई है, आई के नीचे आई वाला, जे वाला, जे के नीचे जे वाला और के नीचे के वाला। इसी तरह पी आर, जो पी आर की वैल्यू आई है वो सेम टू सेम लिख दी। अब हमने करना है कि इसको एक्सपेंड करना है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया। आई लिखा हमने, इसी रो इस कॉलम को छोड़ा तो 4 3 ज़ा 12 आ गया, फिर माइनस लगाना, 2 1 ज़ा 2, फिर हमने लिखा माइनस जे। अब इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे तो इन 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, माइनस लगेगा, 2 1 ज़ा -2, वो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। इसी तरह के लिखेंगे तो हमारे पास 2 1 ज़ा 2, फिर माइनस आएगा, 3 1 ज़ा -3, वो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या, 12 - 2 10 आई, 8 + 2 -10 जे, 2 + 3 5 के। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई करना है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर। पी क्यू क्रॉस पी आर ये हमारे पास है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, आई वाली वैल्यू का स्केयर प्लस जे वाली वैल्यू का स्केयर और के वाली वैल्यू का स्केयर। 10 का स्केयर 100, 10 का स्केयर 100 और 5 का स्केयर 25 स्केयर रूट पर आ गया। इसको सबको ऐड करेंगे तो 225 स्केयर रूट, 225 का स्केयर रूट 15 आएगा, 15/2 स्केयर यूनिट, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपके सामने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, बाकी पार्ट आप कोशिश करेंगे खुद ट्राई करने की, इंशाल्लाह हो जाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना भी हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4 जी, ये भी बिल्कुल नहायत आसान है, सेम टू सेम जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन किया। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें भी हमारे पास मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है ए बी सी डी, हमें 4 वर्टिसेस यानी पॉइंट दिए गए हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। बिल्कुल सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी फाइंड करेंगे, ठीक है जी। ओ बी माइनस ओ ए करके ये आपने फाइंड कर लेना है, दोनों को माइनस करना है। इसी तरह ए सी फाइंड करेंगे, ओ सी माइनस ओ ए, वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास ए सी आ गया, ये ए बी आ गया। सेम टू सेम हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, आई जे के लिखा, आई जे के लिखने के बाद हमने ए बी की वैल्यू पहले लिखनी है, फिर ए सी की। इसको एक्सपेंड करना है अपने अच्छे तरीके से, ध्यान से। एक्सपेंड करने के बाद आपके पास आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी का आंसर 5 + 5 जे -5 के। अब एरिया पैरेललोग्राम का आपने फार्मूला अप्लाई करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है जी। तो यानी कि 5 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर प्लस -5 का स्केयर, तो 25 + 25 + 25 स्केयर रूट 75। स्केयर रूट 75 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 स्केयर रूट 3 स्केयर यूनिट, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, विच वेक्टर इफ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। हमें 3 वेक्टर दिए गए हैं u v एंड w। हमने चेक करना है कौन से वेक्टर आपस में पैरेलल हैं और कौन से परपेंडिकुलर हैं। पहले तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि परपेंडिकुलर कौन से होते हैं और पैरेलल कौन से होते हैं। ये कंडीशन अपने माइंड में बिठा लें अच्छे तरीके से, ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है। तो बेटा, दो वेक्टर्स जब पैरेलल होते हैं इसका मतलब ये है कि वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। साइन का रद्द-बदल हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। दो वेक्टर जब इक्वल होंगे तब हम कह सकते हैं वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं। और अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो हम कहेंगे वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है जी, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है यू वी डब्ल्यू, वैल्यू दी गई है हमारे पास। सोल्यूशन हम पहले यू डॉट वी फाइंड करेंगे। यू डॉट वी हमने फाइंड किया, 0 के इक्वल आंसर हमारा नहीं आया, तो लिहाजा यू इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू वी। इसी तरह यू डॉट डब्ल्यू लेंगे, इनको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 के इक्वल आंसर नहीं आया हमारा। 0 के इक्वल आएगा तो परपेंडिकुलर होगा, तो लिहाजा फिर ये भी क्या होगा, u इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू w। इसी तरह हमने v डॉट w लिया, v की वैल्यू लिखी, w की वैल्यू, वो भी हमारे पास 0 के इक्वल आंसर नहीं आया, तो वो भी v इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू w। अब लास्ट कंडीशन है कि अब चेक कर लेते हैं कि किसी में से कुछ कॉमन निकाल के इक्वल भी आ रहा है कि नहीं। तो हमने ये w वाली वैल्यू से, ये w की वैल्यू अगर आप देखें ऊपर हमारे पास गिवन है, इसमें से मैं अगर -5 कॉमन निकाल लूँ, -5 मैंने -3 सॉरी, इसमें से -3 कॉमन निकालें हम, तो हमारे पास अंतर बनता है 5i - j प्लस के। -3 इसमें से कॉमन निकालने के बाद अब ये वेक्टर ऑलरेडी हमारे पास किसके इक्वल है, u के। तो अगर w इज इक्वल टू -3u, अब इक्वल तो आ गया लेकिन ये साथ कांस्टेंट आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब कि w पैरेलल टू u है, लेकिन क्या है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। साइन माइनस की वजह से उनकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, ऑपोजिट हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड में अपन एक दूसरे के क्या है, वो पैरेलल हैं। समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की, वो नहायत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा।
तो ये हमारे पास है सेकंड पार्ट। यू वी डब्ल्यू की वैल्यू दी गई है हमें, हमारे पास सेम टू सेम पहले यू डॉट वी हम फाइंड करेंगे, यू डॉट वी फाइंड किए तो हमारे पास वो जीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, यू परपेंडिकुलर टू वी, यू और वी दोनों क्या होंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि यू डॉट दोनों का डॉट बराबर जीरो आ गया। इसी तरह यू डॉट डब्ल्यू करेंगे तो हमारे पास वहाँ इक्वल जीरो के नहीं आएगा, तो लिहाजा क्या होगा, यू एंड डब्ल्यू आर नॉट परपेंडिकुलर। इसी तरह वी डॉट डब्ल्यू हमने किया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई, जे वाले को जे वाले से और के वाले को के वाले से मल्टीप्लाई करवा के तो हमने चेक किया कि वो भी क्या बन गया, जीरो। तो इसका मतलब वी परपेंडिकुलर टू होगा किसके, डब्ल्यू के। अब फिर लास्ट कंडीशन हम चेक करेंगे किसी में से कुछ कॉमन निकाल के किसी तरह भी कि दूसरे वेक्टर के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो डब्ल्यू वेक्टर जो हमारे पास ऑलरेडी ऊपर दिया गया है, इसमें से मैंने -π/2 कॉमन निकाला है इन तीनों में से। -π/2 कॉमन निकालने के बाद अंदर हमारे पास बचा i + 2j - k। तो ये वेक्टर ऑलरेडी हमारे पास किसके इक्वल है, u के। तो w इज इक्वल टू -π/2 u, ये भी क्या, w इज पैरेलल टू u बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, वो क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, प्रूव डैट a क्रॉस इंटू बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस इंटू सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। देखने में अमाउंट काफ़ी खतरनाक लग रही है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है जीरो के इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को अंदर दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवा देंगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसी तरह बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए। इसी तरह सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। सबको अंदर हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट करवा दिए। अब करना क्या है, हमने इनकी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो क्या रहेगा, ए क्रॉस बी वैसे ही प्लस ए क्रॉस सी भी वैसे ही है, बी क्रॉस सी भी वैसे ही है। बी क्रॉस ए को मैंने ए क्रॉस बी में चेंज किया, डायरेक्शन चेंज किया, तो साइन भी साथ चेंज होगा। हमेशा याद रखना, जब वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करे तो साइन चेंज होता है, ठीक है। इसी तरह सी क्रॉस ए को ए क्रॉस सी किया तो इसका भी साइन चेंज हो गया, और सी क्रॉस बी को बी क्रॉस सी किया, इसका भी साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास ये माइनस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी से, और माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस सी से, और माइनस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी से, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। 7 की अगर बात कर लें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन शो डैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। हमारे पास गिवन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। पहले अपने क्या करना है, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बाय ए। दोनों साइड भी अपने ए से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इस तरफ भी और उस तरफ भी लेने का इनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो जीरो ही हो जाएगा। मैंने अब जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस प्रोडक्ट लिया, किससे, ए से। तो ए को अंदर करेंगे, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि जब आई क्रॉस आई हमारे पास होगा, यानी कि सेम वेक्टर होंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हमेशा ज़ीरो के इक्वल आएगा। और अदरवाइज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आई डॉट आई जो है वो 1 के इक्वल होता है। ओके, जब डॉट की बारी आएगी, सेम वेक्टर होंगे तो 1 आएगा, क्रॉस की बारी आएगी, सेम वेक्टर होंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे भी यही बात हुई है, ए क्रॉस ए हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। सिर्फ बचा क्या है, ए क्रॉस बी, और ये ए क्रॉस सी को उठा के मैं दूसरी तरफ लेकर माइनस ए क्रॉस सी हो गया। इसकी डायरेक्शन चेंज की है तो सी क्रॉस ए और माइनस हमारे पास प्लस में चेंज हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। यहाँ तक समझ आ गई। अब सेम टू सेम फिर हमने क्या करना है, गिवन इक्वेशन लिखनी है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बाय बी। अब हमने बी से इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, बी क्रॉस इंटू ए प्लस बी प्लस सी, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी। अब यहाँ पे भी बी क्रॉस बी जो है हमारे पास वो क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि जे क्रॉस जे की बारी आ रही है, तो वो भी क्या होगा हमारे पास 0, यानी कि बी क्रॉस बी 0 हो गया। अब बी क्रॉस ए की डायरेक्शन चेंज की, माइनस ए क्रॉस बी हो गया, और बी क्रॉस सी को उठा के दूसरी तरफ लेके माइनस बी क्रॉस सी। यहाँ पे ये माइनस माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर देखें तो 1 में हमारे पास क्या था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी सी क्रॉस ए, और यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। तो दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करें तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि नहायत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था।
अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8। तो आज ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमने प्रूफ करना है साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। आप अपनी बुक के भी ऊपर अमाउंट ठीक कर लें, यहाँ पे प्लस लगा होगा, इसमें माइनस में चेंज कर लें क्योंकि साइन वाले फार्मूले में माइनस के साथ माइनस ही आता है। ठीक है जी, ये आपने ठीक कर लेना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। आपने सबसे पहले क्या करना है, कंसीडर टू यूनिट वेक्टर्स ओ ए एंड ओ बी आर मेकिंग एंगल अल्फा बीटा विद एक्स एक्सिस। ये आपने अपने क्या है, एक्स वाई प्लेन बनाना है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमने एक वेक्टर लिया ओ ए। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या यूनिट वेक्टर ओ ए लिया है जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, और इसी तरह बी लिया वो एंगल बना रहा है बीटा। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक अल्फा है और यहाँ से यहाँ तक बीटा है, हमें ये चाहिए ए और बी के दरमियान। तो टोटल अल्फा में से बीटा को माइनस करेंगे, अल्फा माइनस बीटा आएगा। ए और बी के दरमियान जो एंगल बना है वो कितना बनेगा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी, ए और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्फा माइनस बीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब यहाँ पे आपने शो करवा देना सच दैट मेजरमेंट एंगल जो आपके पास ए और बी वो किसके इक्वल है, अल्फा माइनस बीटा के। तो ओ ए पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल आएगा, कॉद अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। इसी तरह ओ बी पोजीशन वेक्टर आएगा कॉद बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। अब याद ये रखना, आपने जब भी साइन वाला फार्मूला प्रूफ करना होगा, चाहे प्लस वाला करना है या माइनस वाला, आपने उसमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है जी, ये बात अपने माइंड में अच्छी तरीके से बिठा लें। जब साइन वाला फार्मूला आपने प्रूफ करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, जब कॉस वाला होगा तो उसमें डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो हमारे पास ये दो पोजीशन वेक्टर आ गए हैं, यूनिट वेक्टर आ गए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ओ बी क्रॉस ओ ए इज इक्वल टू, ऊपर आई जे के लिखा, पहले ओ बी की वैल्यू लिखी कॉस बीटा साइन बीटा, और के वाली तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो के के नीचे जीरो लिखेंगे। इसी तरह ओ ए की वैल्यू कॉद अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे, आई वाला लिखेंगे। तो बेटा जब ये रो कॉलम छोड़ेंगे, ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, ये भी जीरो से मल्टीप्लाई, तो जीरो हो जाएगा सारा। इसी तरह जे वाला जब लेंगे, ये भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो से ये भी जीरो हो गया। ओनली के वाला आ जाएगा प्लस के। अब ये लास्ट कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ेंगे तो कॉस बीटा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा, फिर माइनस लगेगा, आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसका भी क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला ओपन करें, ओ बी की मैग्नीट्यूड ओ ए की मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ये आपने फार्मूला फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा। तो बेसिक फार्मूला यही होता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, साथ यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो कर रहा है कि आपकी डायरेक्शन किस सीमत में है। तो ओ बी भी वन हो जाएगा, जहाँ पे ओ बी और ओ ए साइन थीटा हमारे पास क्या ऊपर हमने देखा कि मेजरमेंट ए ओ बी किसके इक्वल है, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा। और यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, के यूनिट वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये आई क्रॉस आपके पास क्या आ रहा है, ओ बी क्रॉस ओ है, यानी कि आपके पास आई क्रॉस जे, तो वो किसके इक्वल होगा, के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास ये ओ बी भी वन हो जाएगा, ओ ए भी वन। वन क्यों है, क्योंकि हमने कहा कि टू यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर यानी कि उनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ओनली वन मैग्नीट्यूड होगी। तो यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा। साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे के से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास इस फार्मूले का प्रूफ आ जाएगा। ठीक है जी, नहायत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इस तरह की इसकी जो एग्जांपल है साइन अल्फा प्लस बीटा की, वो आप खुद ट्राई करिएगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। उसमें सिर्फ क्या होगा, ये आपका बी वाला वेक्टर ये नीचे की तरफ बनेगा, बाकी सेम प्रोसेस अपने करना है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। नहायत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। इसमें उसने कहा कि इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो एंड डी ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, व्हाट कंडीशन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए और बी। कह रहा है ए क्रॉस बी भी जीरो हो और ए डॉट बी भी जीरो, तो कौन सी ऐसी कंडीशन है कि ए और बी के लिए क्या कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि इनका आंसर जीरो आ रहे। तो पहले अगर बात करें तो ए क्रॉस बी कब जीरो हो सकता है, ए क्रॉस बी तब भी जीरो हो सकता है अगर ए और बी दोनों क्या हों, पैरेलल हों। दोनों क्या हों, पैरेलल। पैरेलल का मतलब है कि आप उनके दरमियान के जीरो का एंगल बन रहा है, क्या होगा, जीरो का एंगल बन रहा है, क्योंकि क्रॉस में साइन आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन जीरो जीरो होता है। ठीक है जी, या फिर ए की वैल्यू जीरो हो या बी की वैल्यू जीरो हो, फिर ये जीरो की इक्वल आंसर आ सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ए डॉट बी कब जीरो हो सकता है, ए डॉट बी जीरो तभी हो सकता है अगर ए परपेंडिकुलर हो किसके, बी के, यानी कि 90 का एंगल। तो कॉद 90, डॉट में कॉद यूज होता है, कॉद 90 जीरो होता है। ठीक है जी,
इसी तरह या ए परपेंडिकुलर बी हो, या कह रहा है कि ए ज़ीरो होना चाहिए या फिर बी ज़ीरो होना चाहिए। ये आपने सिर्फ कंडीशन बतानी है और कुछ भी नहीं करना। ये थी एक्सरसाइज हमारी 7.4 कंप्लीट एक्सरसाइज हमने आज की है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 7.5 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।